मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सुशील कुमार है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ कंजर्वेशन। क्या है? लॉज ऑफ कंजर्वेशन। इसके अंदर मेजरली दो पार्ट पड़ेंगे। एक है सेंटर ऑफ मास और दूसरा है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके बेस के ऊपर हम कई सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। लेट मी राइट द नेम लॉज ऑफ कंजर्वेशन। बोर्ड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं फॉर क्लियर विजिबिलिटी। सबसे पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास सपोज मेरे पास में एक कॉइन है, सिक्का है। मैंने उसको हाथ में लिया और टॉस के लिए उछाला। हाथ में लिया और टॉस के लिए उछाला तो क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे आ जाएगा। साथ में वो गोल गोल घूमेगा। यस और नो? लेट्स से ये अपना कॉइन है। इस कॉइन के पेरिफेरी के लिए हमने एक फोर्स लगाया F, तो ये ऊपर जाएगा। इसका कोई भी पार्टिकल हम लेंगे तो कुछ इस तरह का मोशन मूव करेगा। नीचे आएगा तो इस तरह का आएगा, इस तरह का हेलिकल पाथ मूव करेगा। बट इस सारे पॉइंट के अंदर एक पॉइंट ऐसा होगा सेंटर के ऊपर जो है, इस पर्टिकुलर केस में सेंटर वाला पॉइंट ध्यान से ऊपर जाएगा तो वापस नीचे आ जाएगा स्ट्रेट लाइन के। ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर, इसको सी लिख रहा हूं, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉइंट। सेंटर ऑफ मास जो है एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे हम मान सकते हैं कि सारे सिस्टम का या ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। जहां पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है एक चीज। और दूसरी चीज वो ऐसे मूव कर रहा है मानो उसके लगने वाले फोर्सेस जो ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं वो इस पॉइंट पे लग रहे हैं। ये सेंटर ऑफ मास के ऊपर सारा मास M कॉन्सेंट्रेटेड है और इसके ऊपर ही ये फोर्स लग रहा है। दो चीजें, सेंटर ऑफ मास के ऊपर होल मास इज assumed to be concentrated second, all forces are acting on this point. So definition देखो इसका, center of mass of a given object or system, center of mass of a given object or system is defined as an imaginary point where whole mass of the object or system is assumed to be concentrated and it moves as entire
are present on this particular point, present on this particular point. ये है इनिशियल सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन, इसको हम सिंबल सी से लिखेंगे और एक क्वेश्चन देखते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को ये अच्छा करेगा। न्यूमेरिकल्स के थ्रू फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है। ये रोड है, इसका मास m है, इसका मास लिख लो m। रोड है, ये स्मूथ है, जो अपना सरफेस नीचे है वो स्मूथ है, इसके ऊपर ये वर्टिकल पोस्चर में रखी हुई है। इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना, जस्ट डिस्टर्ब। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा? What will be the trajectory? Trajectory means जो path उसका है। Trajectory of center of mass will be, पहला है straight line, second है ellipse, third है parabola, parabola, fourth है सर्कल। एक चीज बता दूं, अभी हम सेंटर ऑफ मास निकालना सीखेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये पता करना, मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होता है, रोड के हाफ पॉइंट पे। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इसको बड़ा करके लिखो। कैसे आएगा, क्या आंसर आना चाहिए? देखो, सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। इस रोड का एंड है, सारा मास यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिया, सारे फोर्स लगा। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं रोड के ऊपर? नीचे ग्रेविटी वाला फोर्स लग रहा है, mg वाला, और फ्रिक्शन के कारण कोई फोर्स नहीं है। ये एरो जो है ये सिर्फ आपको डिस्टर्बेंस का साइन है, फोर्स नहीं है। एक ही फोर्स लग रहा है, सेंटर ऑफ मास ये रहा, इसके ऊपर फोर्स ये रहा। पॉइंट कैसे मूव करना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में करना चाहिए, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन इसका आंसर आएगा। ठीक, इतना ठीक है? चलो सेंटर ऑफ मास को निकालना सीखेंगे अभी। टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, लेट्स से हमारे पास में एक सिस्टम है, ये अपना सिस्टम ले लो। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, m1, ये m2 है, ऐसे m3 भी है, और कोई पार्टिकल mi है। इन सब के पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका r2 है, इसका rn है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर जो होगा इसके सेंटर ऑफ मास का, उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, समेशन ऑफ mi ri। कोई भी पार्टिकल है
उसका पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई सबको ऐड करना है डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi, जितने पार्टिकल्स हैं उन सब का मास ऐड करना है। ठीक है, ये अगर इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लेके जाओगे तो यहाँ पे c क्या मिलेगा मेरे को, समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi, ठीक, बाई c। इसके कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे, mi yi बाय समेशन ऑफ mi, zc समेशन ऑफ mi zi बाय समेशन ऑफ mi। ये ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं। सेंटर ऑफ मास में अभी हम देखेंगे, क्वेश्चन ही लो, ये मेरे पास में एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, और 3 kg का फ्लो ऐसे लगा हुआ है। ये लाइट रोड है, ये लाइट रोड है इसके बीच में, ठीक है। ये इसको ऐसे करो, इनको ले लो, इजी रहेगा, 2 kg ले लो, और इसका जो लेंथ है सेंटर टू सेंटर, ये L, इसको सही से लिख लो। कई बच्चों ने पहले मेरे को बोला है कि सर इसमें E डाला है या L डाला है, ये L। अब इसमें निकालते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, ये लाइट रोड है और इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर होगा ऑब्जेक्ट का, इसका सेंटर होगा। सबसे पहले क्या करें, ओरिजिन देखते हैं, कोई ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास, ये 0 0 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 0 9, L और 0, y तो इसमें कोई है ही नहीं है, तो देखो क्या आता है, ये वाला फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करो, xc क्या आएगा, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, यस, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। अब m1 कितना है, 2 है, इसका x1 कितना है, x कोऑर्डिनेट 0 है, m2 कितना है, 2 kg है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, L है, टोटल मास m1 प्लस m2, 2 प्लस 2 क्या आएगा, 2L बाय 4, ये आ गया L बाय 2, यानी इसके मिड के ऊपर ये मेंशन नहीं है, ये मिड है या नहीं है, जो इक्वल मास है उसके मिड के ऊपर इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, एक चीज। दूसरा चीज क्या है,
ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके ऊपर आएगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट किससे 0 0 आएगा। ठीक, तो यहां से हम एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। पहले ऐसे करो, एक चीज और करते हैं, फिर उसके बाद में कॉन्सेप्ट। एक पार्टिकल है, इसका मास m1 है, ये पॉइंट की तरह, छोटे पॉइंट की तरह। एक दूसरा पार्टिकल है, ये m2 है। ठीक, 2 पार्टिकल सिस्टम अपने पास में, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो m। ठीक, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमें नहीं पता सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, हम कहीं इसके बीच में निकाल के अज्यूम कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर ही है, और इसके सी सिंबल दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, और इसी को ही ओरिजिन मान लेते हैं। ये लेके यहाँ से डिस्टेंस n1 मान लेते हैं, ये वाला L2 मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, L1, चाहे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ना भी जाओ गाड़ी बन जाएगी, लिख लो इसके माइनस का L2 0 निकालो, क्या आएगा xc summation of mi xi by summation of mi, क्या लिखें इसको, ये देखो इस पार्टिकल को देखो, पहले वन वाला देखो, ये वाला m1 x1, x1 कितना है, x1 कितना है देखो L2 है, इसको M1 लिखो, इसको L2, M1 L1, let me write briefly M1 माइनस का L1 प्लस का M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये आ गया। बताओ xc कितना है, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, 0 बराबर आ गया माइनस का M1 L1 प्लस का M2 L2, इसको इधर ले आओ, एडजस्ट करोगे तो क्या आएगा M1 L1 M2 L2, तो L1 बाय L2 क्या आ गया M2 बाय M1, ये दिखाई दे रहा है आपको। इससे हमें क्या पता चलता है,
पार्टिकल सिस्टम में उसी लाइन के ऊपर आ रहा है, कहीं हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा क्या है, इस लाइन को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, इनवर्स रेशियो ऑफ देयर masses, inverse ratio of their masses। इतना क्लियर है? अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं आगे। अभी हमने देखा कि दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है। एक चीज और लिखो, नोट डाउन, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म of an object of uniform mass lies on their geometrical center। जैसे ये रिंग है, रिंग हो गया, डिस्क हो गया, यूनिफॉर्म मास होना चाहिए। मतलब इसको अगर मैं 10 टुकड़ों में बांटूं, हर एक टुकड़े का मास सेम आना चाहिए। इसका सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर ही आएगा। इसी तरह एक रेक्टेंगल है, तो जहां पे डायगोनल कट कर रहे हैं वहां पे आएगा। पैरेललोग्राम है, इसका जहां पे डायगोनल कट कर रहे हैं वहीं पे आएगा। इसी का स्पेशल केस हो जाएगा ट्रायंगल। बच गया। ट्रायंगल का क्या आएगा, जहां पे सेंट्रोइड होगा, इसको लिखो सेंट्रोइड, सेंट्रोइड के ऊपर ही सेंटर ऑफ मास है। ये ठीक है, बोलो सब समझ में आ रहा है? अब बताओ और क्या रह गया, सिलेंडर रहेगा। चाहे सिलेंडर हो या अपना सॉलिड सिलेंडर, ये होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। इसमें क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर के ऊपर आएगा। इसका सेंटर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस होती है, तो ये लाइन होती है, जितने भी बीच में एक्सिस क्या होती है, इमेजिनरी लाइन है जो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, इसे ऐसे पास करना है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मिड में। ये अगर हाइट h है तो h/2 पे हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक मेरे पास में स्क्वायर ए साइड, इसके साथ में एक और स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोले, क्यूबॉइड बोले। एक प्लेट है स्क्वायर शेप की, दूसरी प्लेट है सर्कुलर शेप, इसका रेडियस a, इसका मास 2 kg है, इसका मास 3 kg है। रेडियस को लिखो, वैल्यू ले लो। इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर।
ये दोनों आपस में ज्वाइन किया हुआ है, इसको बेंड किया हुआ है। इसका सेंटर ऑफ मास पूछा है, फाइंड सेंटर ऑफ मास। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? यहाँ पे C1 हो। क्या डिस्टेंस होगा इसका? अगर एक ओरिजिन ले हम, लेट्स से ओरिजिन को हम रेड पेन से शो करते हैं, एक्सिस को, तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको सीधा करते हैं। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर होगा, ये वाला अपना हो गया 2.5 सेंटीमीटर, ये वाला मास, यानी ये 2 kg का मास इस C1 पॉइंट में पड़ा है। इसी तरह इसका सेंटर ऑफ मास ये है, 3 kg का मास यहाँ पे पड़ा है। ठीक, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। बोलो, ये वाला 2 सेंटीमीटर है और ये वाला 5 सेंटीमीटर। C1 से अभी हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा था? M1 रेशियो M2 इक्वल टू L1 रेशियो L2। जहां कहीं भी सेंटर ऑफ मास जो होगा इसका, लेट्स से ये है सेंटर ऑफ मास C, इसका यहां से डिस्टेंस वन सेकेंड, सोचो क्या आएगा? टोटल कितनी लेंथ होगी? 7.5 सेंटीमीटर। ये पार्टिकल 1 पड़ा है, यहाँ पे 2 पड़ा है। यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका, C1 से ये वाला L1 है, दूसरे वाला L2, यहाँ से हम निकल रहे हैं। देखो, M1 by L2, L1 by L2, यानी L1 by L2 क्या आ गया? सॉरी, दिखने में गलती होगी मेरे से। हमने क्या सीखा है? L1 रेशियो L2, M2 रेशियो M1, ये हमने सीखा है। M1 L1 रेशियो L2 क्या आएगा? M2, ये वाला 2, इसका मास कितना है? 3 रेशियो 2। L1 निकाल सकते हैं आराम से, क्या आएगा? जो टोटल लेंथ है वो L1 निकाल रहे हैं, L1 ऊपर आ जाएगा, नीचे दोनों का सम आ जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, टोटल जो लेंथ है 7.5, उसमें लेंथ ही हो रहा है, वैसे नहीं करेंगे। L1 3 आ गया, 5 आ गया, 15 पे गया, 4.5 सेंटीमीटर। ये C1 सेंटर है, यहाँ से C1 पॉइंट से
ठीक है, इतना समझ में आ गया। आज के लिए इतना, थैंक यू।